हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली यहाँ पे जो है जैक बोर्ड का केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन हो गया, जिसका हम लोगों को बहुत समय से इंतज़ार था। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। टर्म 1 और टर्म 2 में जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सारा का सारा मैंने यहाँ पे देखा, सारा का सारा जो है मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। जैसा हम लोगों का जो आशा था कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वही सब क्वेश्चन जो है आया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सारा जो है आंसर करके आए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का जो है सॉल्यूशन किया था। तो हम लोग अच्छे तरीके से देख भी लिए थे और सारा क्वेश्चन जो है मॉडल सेट से देखने को मिल ही गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को देखना। तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे MCQ जो टर्म 1 का था यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जिसमें 35 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना। आप लोग बस आंसर को मिलाइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए हैं उन लोगों का जो है यहाँ पे चेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट जो है सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। एकदम सारा आप लोग को समझ में आ जाएगा और वहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों को याद भी दिला देंगे कि कहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ा है इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। अरे यार, ये सब चीज़ तो आप एकदम माहिर हो चुके हैं, एकदम अच्छे तरीके से आपको पता। ऑप्शन ये AGBR, ठीक है, AGBR दोनों यहाँ पे शो करता है, डिफेक्ट वहाँ पे फाउंड होता है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर बहुत ही अच्छा एकदम मस्त वाला क्वेश्चन आया, क्लोज पैकिंग इज़ मैक्सिमम इन द क्रिस्टल। तो क्लोज पैकिंग मैक्सिमम कब होता है? जब पैकिंग एफिशिएंसी, यार देखो पैकिंग एफिशिएंसी जिसका ज़्यादा होगा, अगर इंक्रीज करेगा तो वही जो है अच्छा को क्लोज पैक बनाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि FCC, BCC, सिंपल क्यूबिक, यहाँ तो ऑल पूछा है, तो इसको तो हम लोग ध्यान भी नहीं देते। तो आपको जैसा कि पता है कि FCC में जो है 74% इसका जो है होता है। ठीक है, एक होता है CCP, वहाँ पर भी ये चीज़ सेम होता है। तो उसी तरीके से है। ठीक है, किसी का 34 होता है, किसी का 58। तो इसका जो है राइट आंसर आपका जो है FCC एकदम अच्छे तरीके से। इसको तो आप लोग क्लिक करना ही चाहिए, है ना। अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, आपका मॉडल सेट में जो है कुछ इस तरीके से, शायद उसमें डायमैग्नेटिक दिया था, लेकिन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक पूछा गया है। तो जिसके कारण जो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, CUO हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। मॉडल सेट में जिसमें पूछा था तो उसमें 2 क्वेश्चन जो है 2 आंसर आपका जो है सही हो रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एकदम। ठीक है, एकदम PDF जो भी बनाए थोड़ा दोनों तरफ से कर दिए, इसको थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा है कि मेटल हैज़ FCC। सबसे पहले तो अरेंजमेंट यहाँ से पता चल ही गया, FCC अरेंजमेंट है। ठीक है, एज लेंथ दिया गया, ये दिया गया है 400 पिकोमीटर। देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। इसका एटॉमिक रेडियस पूछा है, वाह, एटॉमिक रेडियस पूछ दिया है। तो आपको A और R के बीच में रिलेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने चैप्टर भी पढ़ा है, उसमें आप लोग देखे ही होंगे कि जो A और R के बीच जो रिलेशन यहाँ पे होता है वो क्या होता है आपका, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग इसको आप लोग देखिए थोड़ा। तो दोस्त यहाँ पे हम लोग इस चीज़ का सॉल्यूशन कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, A बराबर इतना दिया है, रेडियस बराबर इतना दिया है। तो हम लोग जो है रेडियस और एज लेंथ में जो FCC का है, FCC यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसका क्या होता है, √2a इक्वल टू कितना था, 4r था। ये रिलेशन आपने पढ़ा था। यहाँ पे √2a बराबर 4r दिया है। बेसिकली हमारे A का वैल्यू यहाँ पे 400 दे दिया, R हमारा पूछा है, तो R हम लोग नहीं लिख लेंगे। R इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, √2a और डिवाइडेड में 4 आ जाएगा, √2 हो जाएगा। पिकोमीटर में आंसर हमारा है, तो इसको चेंज करने का ज़रूरत है नहीं। इसको आप लोग कीजिएगा, यहाँ से कटेगा 100 √2 को जब आप लोग अच्छे तरीके से कैलकुलेट कीजिएगा तो वही आपका जो है 141 पॉइंट समथिंग आपका आता है, मतलब 142 इसको हम लोग बोल सकते हैं नियरेस्ट यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, बस वो आपको जो है अरेंजमेंट लगाना है, उसी के हिसाब से यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं यार, डेफिनेशन को थोड़ा बहुत इधर किया गया है। 5th नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से, अ मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेंस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलल यहाँ नाम से पता चल रहा है यार, मोलैलिटी से रिलेटेड है।
ठीक है, मोलर बोलता तो वहाँ पे मोलरिटी होता है, लेकिन यहाँ पे मोलर बोला गया तो मोलर हमारा क्या होता है, मोलरिटी होता है। मोलरिटी तो आप लोग यार अच्छे तरीके से जानते हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉलिड। तो 1 kg को हम लोग 1 ग्राम 1000 ग्राम भी हम लोग लिखते हैं। तो यार अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आंसर होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मोलर मतलब मोलरिटी, मोलरिटी हमेशा कितना होता है, 1 kg सॉल्वेंट होता है। भाई इस चीज़ को आपने बहुत ही रटा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने याद रखा है। तो 1 kg सॉल्वेंट मतलब 1 kg बराबर 1000 ग्राम भी होता है। तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिया यार, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन दिया है। इतना इजी भी मैंने नहीं सोचा था कि इतना देगा इजी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज सॉल्यूशन। यार मस्त क्वेश्चन। रिलेटिव लोअरिंग जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर, मतलब उसका सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। बहुत ही अच्छे तरीके से, ये चीज़ तो बताने का ज़रूरत नहीं, ये सब तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा ही यार। इसमें अगर पूछोगे तो फिर यहाँ से दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे फिर 7th नंबर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमेशा जो होता है कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है। यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर, नेचर पे नहीं होता है दोस्त, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd नंबर आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए यार, इतने समय बाद हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतना अच्छा से नहीं देंगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा, है ना। चलिए, एकदम मॉडल सेट का क्वेश्चन है भाई, मॉडल सेट से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं लेना है यहाँ पे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का पूछा है, जहाँ पे 30% बाई मास मोल जो बेंजीन का मास दिया है, बेसिकली 30 हम लोग मान सकते हैं, इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 में। ठीक है दोस्त, यहाँ पे CCl4 में बोला है। मोलर मास बेंजीन का इतना दिया है, मोलर मास CCl4 का भी आपका दे दिया गया है, तो इसका पूछा गया। तो सभी का यहाँ पे सबसे पहले क्या है यार, बेंजीन का यहाँ पे जो मास दिया गया वहाँ से अगर उसका मोलर मास भी यहाँ पे दे दिया गया 78 यूनिफाइड यहाँ पे दे दिया गया। अगर मोल निकालेंगे सबसे पहले तो मोल आपका जो है जितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे बस बोल के बता दे रहा हूँ इस चीज़ को। चलिए इसको कैलकुलेट थोड़ा बहुत कर देते हैं, है ना। तो वही चीज़ है यार, सबसे पहले यहाँ पे सारा चीज़ दे दिया गया, उसी के आधार पर करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो सबसे पहले तो बेंजीन का मास देख लीजिए आप लोग 30 दिया है। ठीक है, तो मास जो है बेंजीन का सीधा सिंपल में लिख दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझिएगा। मास दिया है 30, मोलर मास आपका जो है अगर mm करके बोल दें तो ये आपका कितना दिया, 78 दिया है। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा दोस्त, नंबर ऑफ मोल निकलेगा जो हमारा यहाँ पे मास दिया है, मास अपॉन मोलर मास, मतलब इसको सीधा सीधी हम लोग लिखें तो आपका 30 डिवाइडेड बाय 78, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब आपका जो है 0.38। इस चीज़ को मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया है, तो आप लोग देखिए 38 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया n, इसको a बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल a मान लेते हैं अभी। और नंबर ऑफ मोल जो है यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही लगता है कि जैसे यहाँ पे जो सॉल्यूशन बेंजीन का है वो 30% है। ठीक है, तो 100% में 30% किसका है, बेंजीन का। तो मास तो हम लोगों को यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का पता नहीं है दोस्त, तो मास जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का है तो उसको कितना 100 - 30 करेंगे तो नहीं निकल जाएगा, तो 70 जो है इसका मास आ जाएगा, किसका आ जाएगा, CCl4 का। तो मास दे दिया है, कितना आया, 70 आ गया। मोलर मास हमारा दिया है, कितना दिया दोस्त, यहाँ पे देख लो 154 दिया है। नंबर ऑफ मोल यहाँ पे B हम लोग मान लेते हैं, B किसका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं इस चीज़ को, आराम से देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, है ना। तो 70/154 इसका जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 0.45 आपका आ जाएगा। तो NB आ गया यहाँ पे CCl4 का। Na हमारा, तो यहाँ पे एक बार डेटा लिख लेते हैं। Na हमारा कितना आया था, 0.38 आया था, सॉरी 0.38 होगा। NB जो हमारा CCl4 के लिए था तो वो हमारा आया 0.45। अब हम लोग जैसा कि जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारा होता है कि अगर XA के लिए निकालें तो Na तो ऊपर में हो जाएगा और डिवाइडेड में हो जाएगा, जो ओवरऑल आपका Na + NB हो जाएगा। ठीक है, तो Na अगर देखें तो Na दोस्त यहाँ पे कितना है, 0.38 डिवाइडेड बाई 0.45 और प्लस 0.38। ओवरऑल जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका
0.45 आ जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर आपका ये चीज़ हो जाएगा। बहुत ही ईजी यार, एकदम अच्छे तरीके से। परसेंटेज यहाँ पे सबसे पहले जो आपका बेंजीन का दिया है उसको हम लोग निकाल देख लिए, जितना था कार्बन टेट्राक्लोराइड के यहाँ से निकाल लिए, बस सीधा सिंपल है। और हमारा जो है बेंजीन को हमने ए माना था तो मोल फ्रैक्शन इसका निकालना था, तो सभी का मोलर मास जो मोल है उसको हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो उसी से यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। समझ गए, आशा करते हैं ये चीज़। बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो यार ये मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे ईएमएफ जो है सेल का निकेल और कॉपर इलेक्ट्रोड का, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो जिसमें ये जो आपका है Cu2 प्लस Cu, ये तो आपका कैथोड में जाएगा, ये आपका एनोड में जाएगा, ठीक है। तो सीधा सिंपल यहाँ पे हम लोग जो है ई सेल का अगर लगाते हैं तो ई कैथोड, ठीक है, या फिर बेसिकली जिसमें रिडक्शन हो रहा था ई रिडक्शन वाला लगा देते हैं। Cu2 प्लस Cu वाला मतलब 0 पॉइंट प्लस वाला ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। ई सेल यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, तो इसका आ जाएगा दोस्त 0.34 और माइनस वाला जो उसमें था -0.25, तो ओवरऑल आपका जो है वो आ जाएगा प्लस आपका 0.25, मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा 549 हो जाएगा पॉइंट में, और इधर 3 2 5 0.59। तो फर्स्ट नंबर आंसर इसका एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी किसी तरीके का गड़बड़ लगे तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा ताकि उस चीज़ को सुधार दिया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने के बाद आप लोग जो है कमेंट करने लगते हो, ठीक है। उस चीज़ को थोड़ा बहुत आप लोग देखिए और कमेंट में बता ही दीजिए उस चीज़ को। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर यार बहुत ही एकदम मस्त क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। CuSO4 यहाँ पे जब टूटता है तो ये आपका Cu2 प्लस है, इसमें आपका जो है कुछ इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन करता है तो कॉपर जाके बनता है, तो ये इसका जो है पूरा का पूरा हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। जिसमें यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन आपका है वो 2 फैराडे के रूप में वहाँ पे जो है दिखाता है चार्ज यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो 2 फैराडे के लिए यहाँ पे जब आप कैलकुलेट किए थे तो आपका आया था 63.5 ग्राम कॉपर, लेकिन यहाँ पे जो है, और 1 फैराडे बराबर हमारा कितना होता है, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है 96,500 कूलम होता है, ठीक है। तो 1 फैराडे, लेकिन वहाँ पे 2 फैराडे के लिए लग रहा था, तो 2 इंटू 96,500 कुछ इस तरीके से जब निकलता था तो वो हमारा आता था 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला है 96,500, मतलब 1 ही फैराडे के लिए बोला है, तो जितना यहाँ पे 2 के लिए था तो उसका आधा करेंगे, तो ये हमारा जो है आधा जब आप कीजिएगा तो पूरा कैलकुलेशन ये चीज़ आपका सेकेंड नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया दे दिए ताकि आप समझ चुके हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को पढ़े थे, है ना, तो आपको ये चीज़ पता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। गैल्वेनिक सेल, यार सबसे इम्पोर्टेंट यही सेल ही होता है, गैल्वेनिक सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको सब कोई सेल आप पढ़े या ना पढ़े गैल्वेनिक सेल आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल के लिए यहाँ पे बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सीधा यार एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। LOAN वाला फार्मूला, सॉरी जो आपका शॉर्ट ट्रिक है, आराम से आप लोग लगा दीजिए, सारा आपका काम यहीं से हो जाएगा। लोन वाला जो लोग नहीं जानते उसके लिए थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, जानना भी ज़रूरी है। L से आपका लेफ्ट आया, O से आपका ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से नेगेटिव। तो ये आपका जो है गैल्वेनिक सेल के लिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लिए लगता है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, वेरी गुड, वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें फेमस आपका आता है डेनियल सेल। कौन कौन सा यूज होता है डेनियल सेल में, यार सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कॉपर और जिंक का, ठीक है। इलेक्ट्रोड वहाँ पे यूज होता है, उसी का सॉल्यूशन भी होता है। चलिए यहाँ पे उन सब चीज़ों की बात नहीं करते। तो लोन, तो यहाँ पे लेफ्ट, अगर गैल्वेनिक सेल की बात की जाए तो यहाँ पे लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन और एनोड होता है और नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला है कि नॉट करेक्ट बोला है, कौन सा इसमें गलत हो रहा है, तो इसको थोड़ा साइड में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है देख सकते हैं, बोला कि एनोड इज़ नेगेटिवली चार्ज, तो एनोड है दोस्त नेगेटिव है, सही है। तो फर्स्ट तो हमारा जो है वो करेक्ट है, तो जिसके कारण ये गलत हो जाएगा। कैथोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज़ पॉजिटिवली, सही है। एनोड अगर नेगेटिव है तो कैथोड तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी हमारा नहीं हो रहा है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, ठीक है, एनोड पर रिडक्शन बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे आपका देख सकते हैं ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण ये आपका जो यहाँ तो सही हो रहा है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ये तो बिल्कुल रिडक्शन तो यहाँ पे हो ही रहा है दोस्त, ठीक है।
कैथोड पे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि जब अगर एनोड पे वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड पे तो रिडक्शन हो, तो इसका जो राइट आंसर आपका जो है थर्ड नंबर आंसर आ जाएगा। LON वाला सिंपल सा फॉर्मूला अगर लगा दीजिए तो एक तरफ अगर अपोजिट आ रहा तो उसका दूसरा तरफ अपोजिट है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो थर्ड नंबर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है सारा चीज़। आगे आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या बोले भाई PDF कौन बना दिया इतना ख़तरनाक। चलिए यहाँ पे बहुत ईजी यहाँ पे देख लीजिए, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन यार, एकदम क्या ही बोलते, सारा हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। मोलर कंडक्टिविटी का यहाँ पूछा है SI यूनिट, तो सीधा सिंपल आँख मूंद के भी आप लोग जो कर सकते हैं 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है बेसिकली, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर कर देंगे, सीधा सिंपल बात। चलिए ये चीज़ हो गया। फिर वही देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा नॉट अ गुड कंडक्टर, कौन सा गुड कंडक्टर नहीं है दोस्त। फिर यही मॉडल सेट में क्वेश्चन तो हमारा दिया ही गया था, CU मेटल, एकदम सेम टू सेम ऑप्शन भी वही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि NaCl आपका एक्वस और मोल्टेन, CU तो आप लोग जानते हैं ये कंडक्टर ही है, एक्वस में NaCl का भी कंडक्टर के रूप में होता है, तो NaCl सॉलिड यहाँ पे नहीं होता, तो यही चीज़ हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी यार, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन। चलिए आगे, फ्रोथिंग एजेंट जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बहुत ही अच्छा है, पाइन ऑयल यूज करते हैं, सब तो याद रखने वाला। इनऑर्गेनिक मतलब रट्टा, इनऑर्गेनिक मतलब रट्टा, इनऑर्गेनिक आपको याद ही रखना है, सारा हम लोगों ने किया था। प्रोसेस ऑफ हीटिंग, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यार ये क्वेश्चन जो है मॉडल सेट में बहुत ज़्यादा परेशान किया था उस टाइम, ठीक है ना, सब मार रहा था यहाँ पे जो स्मेल्टिंग को मारा था, लेकिन ये आपका गलत है भाई साहब, आपका रोस्टिंग इसमें सही आंसर है, एकदम रोस्टिंग, एकदम बिल्कुल एकदम आँख मूंद के रोस्टिंग में मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये चीज़ हो गया, 15 क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व कर लिए, समझ रहे हैं कुछ। कैलामाइन इज एन और, रट्टा मार, इनऑर्गेनिक मतलब रट्टा मार, जिंक आपका आंसर हो जाएगा। हेल हेराल्ड, थोड़ा इज्जत देना चाहिए। हॉल हेराल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, हॉल हेराल्ड प्रोसेस जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, सही बात है, एल्युमिनियम होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, समझ रहे हो। चलिए आगे यहाँ पे आते हैं, अगला जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन को ही यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया है। अब क्वेश्चन को ही क्वेश्चन बनाने का मतलब एक क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे कि वाई मतलब PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो कौन एग्जिस्ट नहीं करता, तो NCl5 सेकंड नंबर आंसर, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से रट्टा मार, सीधा रट्टा मार, है ना। एटोमिसिटी फॉस्फोरस 4, P4 आपने पढ़ा है यार, P4 बनाता है, कैसा होता है स्ट्रक्चर जी, थोड़ा स्ट्रक्चर भी हम लोग को बता दीजिए। P इधर से आगे इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, है ना जी, कमाल का स्ट्रक्चर, मस्त वाला एकदम, तो P4 आंसर इसका एकदम अच्छे तरीके से। 20 नंबर नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन, रट्टा मार है, सीधा बात, ऑस्वाल्ड प्रोसेस। 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायबेसिक एसिड कौन सा है, तो सबसे पहले देख सकते हैं कि जिससे H+ निकल रहा है, ठीक, मतलब H जहाँ से निकल रहा है वही हमारा बेसिसिटी दिखाता है, जिसमें 2 बेसिसिटी आ जाएगा मतलब वो क्या हो जाएगा, डायबेसिक हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। H3PO3 का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो P यहाँ पे रख देंगे, O इधर रख देंगे, एक तो OH यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो है 2 यूज हो चुका है, एक यहाँ पे OH रख देंगे और एक यहाँ पे H, गिन लेते हैं एक बार, फॉस्फोरस आ गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आपका 3 आ गया, H3 भी हो गया, तो यहाँ पर जो है डायबेसिक तो देखने को मिल रहा है, मतलब फर्स्ट नंबर हो सकता है। और भी किसी को चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो HPO3, तो इसमें तो नहीं होगा, ठीक है, HPO सारा आप लोग देख सकते हैं। चलो एक H3PO2 का आप बोल रहे हैं तो आप लोग के लिए दिखा देते हैं, H3PO2, तो H3 यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरीके से, H, तो H3 1 आ रहा है, मतलब मोनोबेसिक हो रहा है, तो ये चीज़ तो फर्स्ट आंसर है, ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग भी परेशान हो जाइएगा कि क्या बता रहे हैं सर ये सब। अगला देख सकते हैं यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, √n+2 होता है, n होता है, तो इसका पूछा है M2+, Z बराबर है 27, अगर Z बराबर 27 है और M2+ का यहाँ पे पूछा गया, तो 2+ के लिए अगर निकालेंगे, ठीक है, अगर सबसे पहले अगर Z जो 27 के लिए अगर हम लोग इस चीज़ को निकालें तो इसका आ जाएगा आर्गन, और इस पर आपका आ जाएगा 3d7 और यहाँ पे आ जाएगा 4s
2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है 2 इसको हटा दिया गया, तो जिसके कारण यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिर्फ 3D 7 तक गया है। अब इसका यहाँ पे अगर हम लोग जो है इसको अगर भरें तो डी में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 5 ठो होता है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। चलो फुलफिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जो n होता है, ठीक है, जो रूट अंडर n इंटू n प्लस 1 जो हम लोग देखे थे, तो n वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, 3 मिल रहा है। फॉर्मूला में बैठा हुआ यार, म्यू बराबर अगर देखें तो n का वैल्यू 3 और 3 प्लस 2 आ जाएगा रूट अंडर 15। जब इसका निकालिएगा तो आप, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है 3.87 आंसर आ गया बी नंबर वाला, ठीक है। रूट 15 का निकालना है, आप लोग निकाल के चेक कर लो। और जो होता है यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, तो उसका क्या होता है, वेबर बोल सकते हैं, बीएम से इसको जो है किया जाता है, यूनिट उसका होता है ना। चलिए ये चीज़ हो गया 22। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कलर्ड कंपाउंड, फिर रट्टा मार वाला आ गया इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्कैंडियम तो सबसे पहले कलरलेस होता है, ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। कलर्ड कंपाउंड पूछा है दोस्त, कलरलेस नहीं पूछा, तो ये चीज़ तो हमारा होगा नहीं। टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम 4+ भी हमारा कलरलेस होता है, ठीक है, इसको याद रखना। Zn2+, ये भी कलरलेस। तो ओवरऑल हमारा Mn+2 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारा हमने जो है टेलीग्राम में भी बस 1-2 दिन पहले ही सारा मैंने जो है कलर्ड और कलरलेस जो कंपाउंड उसका सारा मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो वहाँ से जो लोग देखेंगे वो लोग तो मस्ती में होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही क्वेश्चन को अगर देखें तो बोला जाता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होता है क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह नहीं बिहेव करता है, मतलब यहाँ पे जो है आयरन आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक भी अगर आप इसमें लगा दिए रहते तो आपका आंसर हो जाता, तो एफ ही हो जाएगा, ठीक है। आंसर करने का तरीका आप लोग देखिए बस इस तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, मतलब इसमें पूछा है कि करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पूछा है Fe+3 का। तो आयरन का कितना होता है, 26 होता है Z बराबर, और ये तो होता है जो आपका न्यूट्रल कुछ इस तरीके से Fe होता है उसका, लेकिन यहाँ पे चार्ज्ड है, चार्ज्ड Fe है। तो चार्ज्ड Fe हमारा मतलब +3 मतलब 26 में 3 गया तो कितना हो गया, 23 आ गया। मतलब इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर्गन और क्या आएगा 3d5, सीधा सिंपल आंसर आर्गन 3d5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलो यहाँ पे तो आदमी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पे एक्वस दिया है, अल्कोहलिक नहीं दिया है जो कि अल्किन होता है, यहाँ पे एक्वस दिया है जिसके कारण सीधा सीधी रिएक्शन हो जाएगा, KBr बाहर आ जाएगा, AOH इसके साथ आ जाएगा, जिसके कारण सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्किन तो इसमें नहीं है, अल्कोहलिक रहता तो ये एकदम आँख मूंद के मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्वस दिया जिसके कारण सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 26 नंबर। आगे बढ़ते हम लोग। एकदम मॉडल सेट जो पढ़ लिया होगा यार एकदम तबाही मचा देगा वो, है ना। IPC नेम यहाँ पे पूछा है, IPC नेम आसानी से है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं क्या। उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग आपका जो है कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि चलो यार इधर से अगर करते हैं तो डबल बॉन्ड भी आ जाता है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डबल बॉन्ड 1 में आ जा रहा है, क्लोरो ब्रोमो, ब्रोमो का B पहले, तो 3 ब्रोमो और आपका 1 क्लोरो, हेक्स 1 इन, सीधा बात। 3 ब्रोमो कहाँ है जी, 3 ब्रोमो एक ही को ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है, एक ही को ऑप्शन मिल रहा है, जिसके कारण 3 नंबर इसका राइट आंसर है एकदम अच्छे तरीके से। कहीं और ऑप्शन है नहीं तो एलिमिनेशन मेथड आप आसानी से लगा सकते हो। 3 ब्रोमो 3 नंबर आंसर, ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सारा इस बार तो यहाँ पे जो है 1-2 दिन पहले यहाँ पे हमने जो है सीरीज चलाया था ऑर्गेनिक का, इसलिए बोल रहे थे ऑर्गेनिक का कीजिए, अच्छे तरीके से सारा आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक यहाँ पे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन तुम लोग KOH वाला देखें, वो भी हम लोग कर चुके थे, नेमिंग वाला देख लिए। अब यहाँ पे SN2 वाला जो दिखाता, तो SN2 का सीधा सीधी बताए थे कि RI का जो है सबसे ज़्यादा होता है इधर को, ठीक है, छोड़ दीजिए RI, चलिए लिख लेते हैं RI, फिर आपका ClBr ये सब आता है, तो RI पहले आ जाएगा, ठीक है। और उसमें भी जो 1 डिग्री वाला जो आता है सबसे पहले आता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री,
ठीक है। 3 डिग्री में क्योंकि हिंड्रेंस हो जाता है बहुत ही ज़्यादा यार, आजू बाजू का जो लोग है वो परेशान करने लगता है, जिसके कारण वो अटैक नहीं हो पाता है। तो CH3I इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे CH3Cl भी था और CH3I भी था, तो जिसके कारण I सबसे पहले होता, तो I को यहाँ पे करना है, सीधा सिंपल आंसर। 28 नंबर सॉल्व कर लिए, वाह 28 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, फिनोल रिएक्ट करता जिंक डस्ट, कितना बार हटा दिए हमें? क्या फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH, जिंक डस्ट बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन फर्स्ट नंबर आंसर, बेंजीन। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, आयोडाइड नहीं है दोस्त, फ्लोराइड है। आयोडाइड अगर रहता तो फिंकलस्टीन रिएक्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे जो है अल्काइल फ्लोराइड है, जिसके कारण स्वार्ट्स रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बचा है, एकदम हम लोग फाड़ दिए इस चीज़ को। क्या देख लीजिए, यहाँ पे फिनोल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या बनेगा? चलिए फिनोल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पर फिनोल को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से OH यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे C2H5MgBr। ठीक है, ये यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से आपका है, तो यहाँ से ये चीज़ बाहर आ जाएगा और ये उसमें चल जाएगा, तो मतलब कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, C2H5 में एक H आएगा तो C2H6 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे लोग जो है इस ऑप्शन को मार रहे हैं, तो वो लोग बहुत गलत है, क्योंकि वो जो है यहाँ पे क्या लगाएंगे, बता दें क्या लगाएंगे। यहाँ से फिनोल कुछ इस तरीके से है, और इधर जो है वो ROR वाला सिस्टम था ना, वो चीज़ लगाए होंगे। ठीक है, जिसके कारण जो ईथर वाला था उसको लगाएंगे, जिसके कारण ये दे रहे होंगे, लेकिन सॉरी ये नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, उससे हमको क्या मतलब है, यहाँ पे जो है इसका आंसर ये चीज़ होगा। चलिए टाइम को ज़्यादा हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, C2H6 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 में यहाँ पे जाते हैं, तो 32 क्या है जी, यहाँ पे इसका नाम क्या है, प्रोपीन है। प्रोपीन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वही था, सॉरी कैटालिटिक नहीं था, हाइड्रेशन था, कैटालिटिक हाइड्रेशन करके था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रोपेन 2L इसका बना था। मॉडल सेट में कितना बार सॉल्व किए, इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोपेन से प्रोपेन 2L का ये जो था कन्वर्जन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, बताए नहीं जी, आंसर आपका हो जाएगा प्रोपेन 2L, मतलब फर्स्ट नंबर वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन था 32। अब यहाँ पे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर यहाँ पे क्या है कि वन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर के प्रिपरेशन के लिए। तो उर्ज रिएक्शन, फिर से वही चीज़ बता रहे हैं यार, उर्ज रिएक्शन तो आपका होगा नहीं, अल्किन के लिए होगा, फ्रेडल क्राफ्ट में वगैरह वगैरह। तो चलिए इसका विलियमसन सिंथेसिस जो है सेकंड नंबर आंसर, सॉरी सेकंड नंबर हो जाएगा, थर्ड में तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फिर यहाँ पे 34, मतलब इस बार 2 यहाँ पे दे दिया। चलिए IPSC नेमिंग, अच्छा बात है आप लोगों के लिए, 2 नंबर मिल गया अगर अच्छे तरीके IPSC नेमिंग पूछा है। अल्कोहल है, अल्कीन है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहल अल्किल में अल्कोहल का जो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो नंबरिंग उधर से ही होगा अल्कोहल की तरफ से। तो अल्कोहल इधर से कम पोजीशन पे, इधर से अगर करोगे तो 1 2 3 4 पोजीशन पे, इधर से करोगे 3, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। 3 में जो है अल्कोहल कुछ इस तरीके से है, और फर्स्ट में जो है आपका अल्कीन है, 6 कार्बन का चेन है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हेक्स 1 in 3 ऑल, मतलब फर्स्ट नंबर वाला। इसको कोई नहीं मार दिया जी, गलत हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन किधर गया, 35 PDF भी बनाया है ना। लुकास टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश, किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, बचपन से पढ़ रहे हो यार, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कितना बार रटा होगा क्या कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो टर्म 1 का हो गया समाप्त। कहीं कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए। ठीक है, गलती हो तो कमेंट में बता दीजिए, जो भी आपका राय है उसको। और चलिए क्या किया जाए, टर्म 2 अभी कर दिया जाए कि बाद में, टाइमिंग देख लेते हैं, अभी तो बहुत है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे टर्म 2 को भी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो अभी तक हम लोग कर चुके हैं टर्म 1 का। अब टर्म 2 का यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ है, अच्छे तरीके से सारा चीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसको आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए, इतना मेहनत से आप लोगों के लिए बना भी दे रहे हैं। और ये चीज़ जो बाद में भी आपके जो जूनियर्स होंगे उन लोगों के लिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो वो लोग भी इस चीज़ को देख के यहाँ पे कर लेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो सेक्शन ए इसमें था, जिसमें 5 क्वेश्चन था जो कि 1 मार्क्स का था, जिसमें यहाँ पर भी लिखना था। यहाँ पे अब कोई भी टिक मारने वाला नहीं है, अब लिखने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं पूछ दिया, सारा तो आपका जो है मॉडल सेट से ही पूछा गया। कुछ 1-2 क्वेश्चन है जो कि इधर उधर से किया गया, और जो उसमें भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो आप आसानी से जो बस कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यूनिट पूछा रेट कांस्टेंट और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसको तो हमने अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया था। इसका क्या होता है, पर सेकेंड इसका आंसर होता है। तो पर सेकेंड इतना भी लिख देते हैं आप लोग तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं जो फिजिकल स्टेट, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ये जेल का पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे जेल का पूछा गया। तो जेल में यहाँ पे जो आपका डिस्पर्स्ड फेज आपका जो है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। अच्छे तरीके से सारा चीज़ें बता दे रहे हैं। डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या हो जाता है, ये आपका जो है वो हो जाता है सॉलिड, ठीक है। बस यही आपको लिखना था, डिस्पर्सन इसको अच्छे से फुल फॉर्म में लिखना था। ऐसा नहीं कि डीपी हम यहाँ पे लिख दें, तो आप भी डीपी लिख दीजिएगा। डिस्पर्जन फेज लिखना था और डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे, डिस्पर्जन फेज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड। जेल का पूछा है तो आपको ये चीज़ तो एनसीईआरटी का जो सीधा सीधा आपका जो चार्ट है वहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, उसमें जेल एक तरह का कोलॉइड होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा, तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पे दिक्कत नहीं करते हैं, आपको आसानी से आप लोग देख के समझ सकते हैं। अगला पूछ दिया है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन, ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस चीज़ के बारे में एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया था, आप लोगों को बता दिया था, उसमें पक्का मार्क गेन करने के लिए। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों को कैसे पता चलता है कि लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन को जो आपका जो भी मेटल है आयन है तो उसको सराउंड जितना करता है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन आपका कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट को आप लोग देख सकते हैं NH3 6 तरीके से जो है कर रहा है सराउंड, कुछ इस तरीके से देख लीजिए। यही चीज़ मैंने वहाँ पे अच्छे तरीके से बता देता। जो लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी NH3 हो जाएगा, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3 और यहाँ भी NH3। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि कोबाल्ट को कितना सराउंड कर रहा है। जो NH3 वहाँ पे जो लिगेंड है वो 6 कर रहा है, जिसके कारण इसमें जो है सीधा सीधे आपको आंसर जो लिखना था वो 6 लिखना था। बस यही चीज़ था यहाँ पे। इसका नाम आप लोग कोई अगर बताइएगा तो कमेंट में इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, वही चीज़ बोला गया है। तो आप चाहे तो एक स्टेप में भी इसका लिख सकते थे, या फिर आप चाहें तो लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोले, अमोनिकल सॉल्यूशन, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ऑफ AgNO3। किसका आंसर है, चौथा नंबर का। AgNO3 को क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। बस यही आपको इतना लिखना था कि द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज कॉल्ड एज टॉलरेंस रिएजेंट, यही लिखना था आपको। ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, पूछा है कि द नेम द डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के यहाँ पे देख ली, हिंदी से भी लिखती है, उस रोग का नाम बताएं जो विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका सीधा सीधे नाम क्या हो जाएगा, रिकेटस हो जाएगा, RICKETS, ये आपका हो जाएगा 5th नंबर का आंसर। बस इतना ही लिखना था, 1 मार्क्स इसमें मिलेगा, और क्या, रिकेट्स हो जाएगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, बोला है कि नेम द मोनोमर ऑफ पॉलीमर। जो पॉलीमर यहाँ पे नायलॉन 6 दिया गया है उसका मोनोमर आप लोगों को लिखना था। तो क्या होता है नायलॉन 6 का मोनोमर, वेरी गुड, कैप्रोलैक्टम होता है, कैप्रोलैक्टम। इसका बस इतना भी लिखते सही हो सकता था। इसका अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो थोड़ा बहुत आपको दिखाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O यहाँ जाता है। थोड़ा नॉलेज के लिए आप लोगों को बता देते हैं, बाद में कोई अगर पूछेगा भी मान लीजिए तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से ये चीज़ इधर इधर, और यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका जो है आपका स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर तो हम लोग को पूछा नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए बता दिए।
अब यहाँ पे दिया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रैंक्विलाइज़र, तो ट्रैंक्विलाइज़र के बारे में भी आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा क्या हो जाएगा, डायज़ेपम। ठीक है, डायज़ेपम में बहुत सारी चीज़ें और भी एग्जांपल होता है, तो ये भी आप लोग लिखते तो सही होता। मैंने मॉडल सेट का जब सॉल्यूशन किया था आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड किया था, तो वहाँ पे भी मैंने इसका आंसर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना था कि कोई 5 गो करना था। यहाँ पे आंसर एनी 5, मैं सारा आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो जो किए होंगे वो चीज़ आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से 7 क्वेश्चन में 5 गो करना था। अब सेक्शन बी में यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से, इसमें भी जो था कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको करना था। ठीक है, इसमें थोड़ा PDF थोड़ा धुंधला टाइप का आ रहा है, लेकिन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से पूछा था। ये भी क्वेश्चन जो मॉडल सेट से है, मैंने वहाँ पे सारा सॉल्यूशन भी आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, कैलकुलेट करना था हाफ लाइफ पीरियड, मतलब T हाफ कैलकुलेट करना था। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज इतना, मतलब K दे दिया था। ठीक है ना, मतलब K आपका जो है दे दिया कितना, 200 पर सेकेंड। और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोला है और T हाफ निकालने बोला था। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ हम लोग क्या जानते हैं कि T हाफ जो होता है वो होता है 0.693 अपॉन में K। तो K के जगह पे यहाँ पे वही चीज़ करना था 0.693, वहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन भी बता दिया था आपको, डिवाइडेड बाय 100। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इतना जब सॉल्व कीजिएगा तो 3.465 इंटू 10 का पावर -3 आ जाएगा सेकेंड, इस तरह करके। ठीक है, सेकेंड इनवर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स होता था। तो ये चीज़ इसका हो गया 8 नंबर का। तो ऐसे किए होंगे तो आप लोग, अच्छा बात है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस था फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में। तो यहाँ पे स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक में यहाँ पे देख सकते हैं एडजॉर्बेट जो होता है हेल्ड होता है, वीक वंडरवाल फोर्स है, इधर स्ट्रॉन्ग। और देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग स्क्रीन पे दिखा दी। इसको ज़्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग पहले भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। तो यहाँ पे था कि यूजिंग IPSC नेम्स। ठीक है, नॉर्म्स यहाँ पे गलती से लिखा गया होगा, मिस प्रिंटिंग। राइट द फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो IPSC नेम दिया गया है उससे आपको जो इसका फॉर्मूला लिखना था। तो पहला था टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। ठीक है, तो जिंकेट है मतलब Zn पर -2 चार्ज हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे होगा वो आपका आंसर ए का जो होगा आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा Zn, यहाँ पर इधर OH लिख लेंगे और यहाँ पे 4, इसका ऑक्सीडेशन जब निकालने के बाद 2 क्योंकि 2 वहाँ तो दिया गया है। तो जिंकेट यहाँ पे था, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेट्राहाइड्रोक्सो हो जाएगा, हाइड्रोक्सो इसके लिए, और ये जिंकेट और ये 2 यहाँ पे आ गया। तो ये A नंबर का हो गया। B नंबर है हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो B नंबर का जो आंसर लिखेंगे वो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, CO, अच्छे से लिख देते हैं इसको, CO हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हो तो यार शेयर जरूर आप लोग कर दीजिए। तो यार इस चीज़ को आप लोग शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से CO हो जाएगा, यहाँ पे NH3 का होल 6 और 2, और इधर लास्ट में आपका जो SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपका हो गया हेक्साएमीन, देख सकते हैं 6 यहाँ पे एमीन है, तो हेक्साएमीन कोबाल्ट यहाँ पे ये चीज़, और 3 आ जाएगा इसका, और यहाँ पे लास्ट में सल्फेट। ठीक है, तो ये B नंबर का आंसर हुआ। C नंबर यहाँ पे डायएमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम। तो C नंबर का यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा PTNH3 का हो जाएगा यहाँ पे होल 2 और Cl2। देखिए सारा चीज़ मैंने बताया था, वही सारा चीज़ यहाँ पे जो है रिपीट हुआ है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आपका C नंबर का आंसर हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का कम नंबर आएगा, सब का मस्त नंबर आएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से जो भी लिखे होंगे। अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ एकदम देख लीजिए। आपका मॉडल सेट 2 या 3 में जो है वो सिंपल, वहाँ पे डायरेक्टली वही चीज़ आपको
उठा के क्वेश्चन दे दिया है। बेसिकली यहाँ पे क्या किया था, उसमें मॉडल सेट में ये पहले था वो वहीं पे रह गया है, उसके बाद ये चीज़ था तो इसको लास्ट कर दिया गया, ये चीज़ बीच में कर दिया जो कि 3rd नंबर में था। बस यही चेंज हुआ, आप लोग जाके देख सकते हैं, मॉडल सेट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि यहाँ पे देख सकते हैं C6H5CH बेंजल डिहाइड है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, CO यहाँ पे हो जाएगा, यही बात है CHO, और ये चीज़ आपका देख सकते हैं NH2CO NH2 ये चीज़ था, कार्बाजाइड करके था, है ना, कार्बाजाइड करके था। तो ओवरऑल जब इसका रिएक्शन बनेगा तो लास्ट में आपका जो है प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें आपको दिखा देते हैं, इसका सारा आप लोगों को जो है टेलीग्राम में PDF जो मॉडल सेट सॉल्व किए तो उसमें पूरा का पूरा बता दिए थे। तो यहाँ पे सिर्फ हम इसका प्रोडक्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहे हैं। NH हो जाएगा, फिर यहाँ से N से ही जुड़ा देते हैं, ये लीनियर बनता है लेकिन हम यहाँ जगह नहीं इसके कारण इस तरीके से, और यहीं पे आपका जो है हो जाएगा NO2। ये चीज़ जो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये जो आपका इधर चल रहा है इसको आपको इधर ही लिखना था, लेकिन यहाँ पे जगह मेरा नहीं है इसके कारण लिख दिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका प्रोडक्ट A नंबर का। सीधा सीधे अगर इतना भी आप लोग लिख देते, ये रिएजेंट यहाँ पे लिख देते तो आपका इस तरीके से, तो इसका नाम तो यहाँ पे बेंजल डिहाइड दोस्त, और इसका जो है वो हो जाएगा बेंजल डिहाइड सेमी कार्बाजाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये इसका आंसर था। अब B नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से COOH इस तरीके से दिया, SOCl2 यहाँ पे लग रहा है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ है C, यहाँ पे OH, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से COOH। यहाँ पे इस चीज़ को अगर देखें तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये चीज़ दिया है COOH और यहाँ पे COOH, तो ओवरऑल जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करता तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका जो है COCl बनाता, और यहाँ भी COCl बनाता, और लास्ट में आपका जो है 3O2 करके बाहर निकल जाता है। ये चीज़ आपका कुछ इस तरीके से बाहर जो भी प्रोडक्ट है मेन तो हमारा ये चीज़ है। ठीक है, इसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये हो गया B नंबर। अब C नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं C6H5NH2, तो C नंबर का प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, इतना भी आप लोग लिख देते हैं ना तो आपका नंबर जो है अच्छे तरीके से आ जाता है। NH2 है, इसको जो है यहाँ पे Br2 कर देते हैं, एक्वस मतलब पानी का वहाँ पे अमाउंट देखने को मिल रहा है। तो जो इसका प्रोडक्ट जब बनेगा तो बेंजीन तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर NH2 रहेगा ही, यहाँ पे Br आ जाएगा, एक यहाँ पे Br आ जाएगा पैरा पोजीशन पर, यहाँ पे ऑर्थो पर, इस तरीके से यही बनता और 3HBr इसका बन जाता। तो बस यही चीज़ बनाना था आपका। ठीक है, तो वहाँ पे सारा चीज़ मैंने बता दिया था। तो 11 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बुना N और बुना S। तो ये चीज़ जो है थोड़ा बहुत इसको डिफरेंस के रूप में यहाँ पे दे दिया। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मॉडल सेट में तो दिया गया था कुछ आपका जो मोनोमर और पॉलीमर के रूप में, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको अगर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो ये थोड़ा बहुत नया रूप में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो एक तरफ आपको बुना N लिख लेना था और एक तरफ आपका बुना S लिख लेना था। ठीक है, तो बुना N के तरफ जो है क्या होता है कि यह जो होता है, थोड़ा हम लैंग्वेज से ही बोलते हैं ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत दिमाग में रिमाइंड करके समझ लीजिए कि बुना N तरफ अगर एक जो है, अगर हम लोग डिफरेंस देखें, पहला अगर देखें 1 2 करके हम लोग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं वो हमें कितना 3:1 में, इसका रेशियो जो होता है वो 3:1 होता है, तब जाके हमारा जो है बुना N का निर्माण होता है। वहीं पे अगर जो है इसका दूसरा डिफरेंस की अगर बात करें तो इसका जो अल्टरनेटिव नेम होता है वो नाइट्राइल बुना डाइन, उसका वही नाम हो जाता है कि नाइट्राइल बुना ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, क्या हो जाता है नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, इसका जो है अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा। वहीं पे जो इसका यूजेज, लास्ट डिफरेंस हम लोग इसका यूजेज लिख सकते थे कि यूज्ड इन बेल्ट और सीडिंग इन ऑफ ऑयल। ठीक है, सीलिंग ऑफ ऑयल, ये इसका हो जाता कुछ इस तरीके से। वहीं पे अगर इधर हम लोग बुना S की तरफ अगर देखते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस हम लोग लिख सकते थे
सकते हैं कि यह किस प्रकार से बनता है। तो यह बनता है मतलब प्रोड्यूस्ड होता है या फिर ऑब्टेन्ड होता है जब 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का 3:1 में पॉलीमराइजेशन करते तब जाके बुना एस बनता है। और इसका दूसरा अगर हम लोग डिफरेंस लिखते हैं तो उसको लिखते हैं कि इसका अल्टरनेटिव नेम जो होता है वो स्टायरीन और ब्यूटाडाइन रबर होता है। ठीक है, ये दूसरा हो जाता है डिफरेंस। तीसरा हो जाता है कि इसका यूज जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। तो आशा करता है आपने जो सुना है उस चीज़ को आप आसानी से वही लिखे होंगे, तो आप कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब लैंग्वेज से क्या मतलब है, सीधा सीधा हाइड्रोलिसिस बोला है कि हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, हम लोग तो आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो फर्स्ट तो यहाँ पे जो है लैक्टोज है और माल्टोज है। तो लैक्टोज का यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे सारा चीज़ दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, 2 प्रोडक्ट बना है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे माल्टोज का भी जो कि मॉडल सेट में यहाँ पे था ही, आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा दिया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला है राइट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग विथ 1 एग्जाम्पल ईच। प्रत्येक एग्जाम्पल भी देना है और इसको अच्छे तरीके से आपको डिफाइन भी करना है। तो फर्स्ट है एनाल्जेसिक, दूसरा है एंटाइसिड। तो देख सकते हैं एनाल्जेसिक पर यहाँ पे आपको जो है ऊपर स्लाइड दिखा दे रहे हैं, क्योंकि उतना जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है उसको आप लोगों को डायरेक्ट दिखा, क्योंकि मॉडल सेट को मैंने जो है सॉल्व किया था तो आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो लैक्टोज यहाँ पे है और एक तरफ अब ये देख सकते हैं माल्टोज का है, सॉरी एंटाइसिड का। अब जो है अगला आपका एंटाइसिड का है। फर्स्ट हम लोग एनाल्जेसिक का देखें, दूसरा एंटाइसिड का। यहाँ पे डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी दिया गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये हम लोग आ गए सेक्शन सी में, जिसमें यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करना था। ये जो आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ था, जिसमें आपको 15 नंबर मिलने वाला था। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिकली 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिला, जिसमें से आपको 3 को करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में बेसिकली कहा क्या गया है कि द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड। एक क्वेश्चन थोड़ा था, इस चीज़ को अगर हवा में अगर लिए होंगे तो आप लोग नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ते होंगे और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करते होंगे तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वो लोग आसानी से कर दिए होंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन दिया गया 2A + B और C + D यहाँ पे बना है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट डेटा भी यहाँ पे दे दिया गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व होगा। और यहाँ पे जो है लास्ट में बोला है डिटरमाइन द रेट लो। रेट लो मतलब बेसिकली रेट का जो लो हम लोग पढ़ते थे, जहाँ पे इक्वल आता था के और कुछ भी समथिंग आता था वो चीज़, और रेट कांस्टेंट यहाँ पे जो के का वैल्यू है वह भी पूछा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन से अगर डेटा में देखें तो सबसे पहले तो ये तो आपका रिएक्शन है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट दिया गया 4 एक्सपेरिमेंट, जिसमें ए जो आपका रिएक्टेंट का यहाँ पे दिया गया और बी का दिया गया, यहाँ पे डेटा दिया गया, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन जो डी का है वो चीज़ यहाँ पे दिया गया, सारा वैल्यू यहाँ पे दिया गया। अब सीधा सिंपल बात है, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट का तो यहाँ पे डेटा हम लोगों को मिला है, लेकिन इनिशियल यहाँ पे अगर हम लोग माने तो इनिशियल को हम लोग जो है रेट जो है, अगर रेट इनिशियल में अगर हम लोग माने तो उसको 0 मान सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, इस चीज़ को बस आप लोग समझिएगा। तो रेट यहाँ पे जो है वो आपका किस तरीके से, रेट 0 पर जो है आपका के आ जा रहा है और ए आ जाएगा। ठीक है, 0 पर, और यहाँ पे पी हम लोग मान लेते हैं क्योंकि ऑर्डर हम लोग जो है अभी पता नहीं है। तो बी यहाँ पे 0, इसका क्यू। ठीक है, इनिशियल में हम लोग सबसे पहले ये चीज़ लिखते हैं, ऊपर में यहाँ पे लिख देते हैं कि इनिशियल रेट और रेट एट 0 = इतना लिख देते हैं, ये चीज़ आ गया। अब ये जो यहाँ पे रेट दिया गया है इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं एक्सपेरिमेंट से, जो एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे ए और बी का वैल्यू दिया, उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया उससे कंपेयर करते हैं। तो ये जो अभी जो हम लोग इक्वेशन जो रेट 0 पर देखें तो उसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड किससे, 4 से, 1 और एंड 4 से, किसी से भी आप कर सकते हैं, 1 और 4 से हम कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.1 0.1 सेम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग कैलकुलेशन में इजी होगा। तो कुछ इस तरीके से अगर है
तो यहाँ पे R1 अगर देखें तो R1 हमारा कितना आ जाएगा, तो R1, तो इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ आपका इनिशियल रेट फॉर्मेशन जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, रेट का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं इतना है 6.0 इंटू, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 6.0 इंटू 10 का पावर -3। सीक्वेंस आप लोग बस देखते जाइएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली उतना तो लिखना संभव नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ए जो है इसको हम लोग जब वो जो ऊपर में हम लोग जनरल देखे थे 0 पर, तो इसलिए यहाँ पे 1 के लिए देखेंगे तो के तो हमारा रह जाएगा, और ए का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट 1 की बात की जाए तो उसमें 0.1 है, तो वही लिखेंगे 0.1 और इसका पावर में p लिखेंगे। और फिर यहाँ पे जो है बी में कितना, इसमें भी 0.1 है, इसका पावर में q लिखेंगे। ये हम 0.1 और 0.1 कहाँ से लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का वैल्यू लिख रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं नीचे में देखिएगा कि ए का यहाँ पे और बी का वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से हम लोग लिए। अब इसको जो है इक्वेशन 1 बना देते हैं, और इसी तरह क्योंकि इक्वेशन अभी तक हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 को यहाँ पे इस तरीके से लिखा, अब हम लोग को एक्सपेरिमेंट 4 बाकी है, इसलिए अब जो है एक्सपेरिमेंट 4 को लिखेंगे तो उसमें रेट तो हम लोग को जो है 4th एक्सपेरिमेंट के लिए लिख रहे हैं, तो R4 हम लोग लिख सकते हैं इसको, और रेट इक्वल टू, क्योंकि जनरल के लिए देखे थे के ए का पावर में वहाँ पे A0 बोल सकते हैं, ए का पावर बेसिकली बोल सकते हैं P और B का पावर Q, तो के यहाँ पे हो गया, और ए हमारा जो है 4th नंबर में कितना है, ये देख सकते हैं 0.4 और बी हमारा है 0.1, तो वही चीज़ यहाँ पे है 0.4 हो जाएगा, इसका पावर में हो जाएगा P, और यहाँ पे 0.1 इसका पावर में हो जाएगा Q, और इसका वैल्यू यहाँ पे दे दिया, इतना दिया, कितना दिया 2.40 इंटू 10 का पावर -2, ये चीज़ हो गया। अब इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में जो है इक्वेशन 2 को हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे 1 से, जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो R1 के लिए आया था इक्वेशन 1 और R4 के लिए इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हमारा यहाँ पे था R4 के लिए, तो इक्वेशन 2 जो R4 वाला है उसको हम लोग जो है 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो ऊपर में तो हमारा जो है कुछ इस तरीके से, अगर आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो है R4 के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो R4 डिवाइडेड बाय R1, तो इसके लिए यहाँ पे के थोड़ा इसको बढ़ा के दिखा दे रहे, इसके लिए क्या था R4 के लिए 0.4 का पावर P, और यहाँ पे था कितना था 0 था यहाँ पे 1 का पावर Q, और 1 के लिए था K, और इसमें था 0.1 का पावर P और 0.1 का पावर Q। देखिए यहाँ से ये चीज़ कट गया, तो R4 बाय R1 बराबर के भी कट गया, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। और ये बराबर आ जाएगा कि जो उसका मेन वैल्यू था, ठीक है, जैसे यहाँ पे बता दें। सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोग लिख लेते हैं, जहाँ पे R4 था वहाँ पे हम लोग 0.4 लिख लेंगे, इसका पावर में P। यही क्वेश्चन थोड़ा लंबा इसलिए समझा रहा ताकि इसको बहुत सारे लोग नहीं किए उसको समझ में आ जाए, और इसका हो जाएगा 0.1 का पावर में P हो जाएगा, ठीक। और ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि R1 का जो वैल्यू था आप लोग देख सकते हैं इतना था, R4 का इतना था, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे R4 वाला, तो R4 कितना था 2.40 इंटू 10 का पावर -2, और डिवाइडेड में हो जाएगा 6.0 R1 वाला इंटू 10 का पावर -3, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा ना, अभी मैं इस चीज़ को स्किप कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका P का वैल्यू जो है 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, तो हम उसके लिए बता ही देते हैं। इसको जब आप ये चीज़ कैलकुलेट कीजिएगा तो इसमें ओवरऑल आपका आ जाएगा 4 का पावर P आ जाएगा, और इसको ओवरऑल अब कैलकुलेट उतना कर सकते हो 4 आएगा इसका, ठीक है। तो 4 के पावर 1 मान सकते हैं, और इधर बेस अगर इसका देख सकते हैं सेम है, तो यहाँ पे पावर जो होता है उस वही आ जाता है, तो P बराबर 1 आ जाएगा। ये तो पहला चीज़ आया, ठीक है, P का वैल्यू। अब इसी तरीके से जो एक्सपेरिमेंट हम लोग 1 और 4 के लिए देखें, उसी तरीके से सिमिलर एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग कर सकते हैं किसके बीच 2 और 3। 1 और 4 को कर लिए तो फिर दोबारा उसको क्यों करेंगे, हम लोग 2 और 3 को ले लेते हैं। तो 2 और 3 से, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 2 को हम लोग लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंट 2 का रेट अगर लिखेंगे तो R2 इसको लिख सकते हैं, R2 लिख लिए। जनरल हमारा था के ए का पावर बी और बी का पावर ए का पावर क्यू पी और बी का पावर क्यू
कहाँ कहाँ बोल रहे हैं। तो R2 यहाँ पे आ जाएगा K, और R2 जो हमारा है यहाँ पे इसका आ जाएगा A का वैल्यू 2 में कितना 0.3 और B का 0.2। तो A पर लिख लेते हैं 0.3 का पावर में P और यहाँ पे 0.2 का पावर में Q, ये चीज़ आ जाएगा। और इसका जो रेट दिया कितना दे देख सकते हैं 7.2 इंटू 10 का पावर -2, इस तरीके से ये चीज़ आ गया। ठीक है, ये R2 आ गया। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट जाते हैं किस में 2 और किस में जा रहे थे 3 में। तो अब एक्सपेरिमेंट 3 के लिए देखें तो R3 ये चीज़ हो जाएगा। R3 बराबर हो जाएगा K, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3, इसका पावर में P 0.4, इसका पावर में Q। यही क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसको हम लोग कर लेते हैं। और इसका दिया है 2.88 इंटू 10 का पावर -1। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब जो है क्या करते हैं, फिर से डिवाइड कर देते हैं 4 से 3 को, इस पर 4 से कर देते हैं। ठीक है, 4 को कर देते हैं। ठीक है, 4 को कर देते हैं किससे 3 से डिवाइड, 4 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ओवरऑल उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे जो हमारा R4 था, ठीक है, और यहाँ पे R3 था। ठीक, क्योंकि कुछ टर्म है जो कि सेम मिल जाता है, उसके कारण यहाँ पे कर देंगे। तो ओवरऑल R4 के जगह पे हमारा आ जाएगा 0.4। R4 देख लीजिए, इसको एक बार कर ही देते हैं। यहाँ पे R4 डिवाइडेड बाय R3, तो R4 का हमारा वैल्यू कितना था K था, 0.4 का पावर P था। ये सारा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मिल जाए उस वो हमारा सीधा सीधी कट जाएगा। ये था 0.1 का पावर Q, और R3 में हमारा क्या था, R3 में है K, और इसमें 0.3 का पावर P। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 0.3 का पावर P और यहाँ पे 0.4 का पावर Q, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ गया हमारा। तो अब जो है कुछ इस तरीके से ओवरऑल जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है 0.4 आ जाएगा उस पावर में Q, और यहाँ पे 0.2 आ जाएगा पावर में Q, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 2.88 जो आपका R4 वाला था, सॉरी R3 वाला था, है ना, R3 वाला ये चीज़। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल आपका आ जाएगा 2.88 10 का पावर -1 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 7.2 इंटू 10 का पावर यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे बेसिकली 2 और 3 का हम लोग देख रहे थे, तो उसी के हिसाब से। ठीक है, तो R2 और यहाँ पे देखना है, उसको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ओवरऑल आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसको जब आप देखिए उतना लंबा करने से कोई दिक्कत नहीं, इसको जब हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो Q बराबर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब जो है रेट हम लोग जैसा कि देखे थे कि रेट इक्वल टू हमारा क्या था, K था, A का पावर था आपका P और B का पावर था आपका Q। तो रेट इनिशियल के लिए देखे थे इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लगाए थे, लेकिन एक जनरल के लिए अगर देखें रेट बराबर तो K यहाँ पे आ जाएगा A का पावर जो P आया था, P का वैल्यू कितना आया था 1 आया था, और B का वैल्यू 2 आया था। तो ओवरऑल इसको लिख सकते हैं कि रेट K A B का पावर 2। ठीक है, तो रेट बराबर ये, तो ये फर्स्ट चीज़ हमारा रेट एक्सप्रेशन आ गया। अब जो है रेट कांस्टेंट बोला गया है, तो इक्वेशन 1 अगर मान के हम लोग देखें तो इक्वेशन 1 से अगर ले लेते हैं तो रेट बराबर यहाँ पे इसका तो वैल्यू आपका आ जाएगा कितना है देख सकते हैं 6.0। ठीक है, रेट इसका 6.6 इंटू ये 6 है, 6.6 इंटू 10 का पावर -3 ये चीज़ आ जाएगा इक्वल टू K हो जाएगा, और A का वैल्यू 0.1 इसका पावर में 1 और 0.1 इसका पावर में 2, क्योंकि एक मतलब जो रेट 1 से वहाँ से हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ से K इक्वल टू आपका जो आ जाएगा ये चीज़ यहाँ इधर चला जाएगा। तो 6.0 इंटू 10 का पावर -3 और डिवाइडेड में 0.1 और इधर से 0.1 का स्क्वायर। तो ओवरऑल जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो K का वैल्यू जो आपका है वो कुछ इस तरीके से
देख सकते हैं आ जाएगा 6.0 मोल का पावर -2 लीटर स्क्वायर, और यहाँ पे पर मिनट जो भी आपका मिनट सेकंड जिस तरीके से दिया, क्योंकि यहाँ पे पर मिनट में दिया है तो 6 इसका जो है आंसर कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यही इसका ओवरऑल कैलकुलेशन था। मतलब यहाँ पे जो रेट निकालना था, ठीक है, और के निकालना था। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले किसी भी दो एक्सपेरिमेंट में लेके उसका रिलेशन निकाल के डिवाइड करके वहाँ से पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, क्योंकि जनरल हमारा जो रेट का वैल्यू आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, के ए का पावर पी आया था और यहाँ पे बी का पावर क्यू, क्योंकि इस हिसाब से जो कंसंट्रेशन पर उसका डिपेंड करता है ना, तो इस तरीके से ये इसका आंसर कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है बोला गया है कि गिव द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर, सीधा सीधे मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। ठीक है, फिर बोला गया हाउ डज कंसनट्रेटेड H2SO4, जो H2SO4 है किस तरीके से रिएक्ट करेगा, एक बार कार्बन के साथ एक बार CaF2 के साथ। तो मॉडल सेट में आपका जो CaF2 नहीं दिया गया था वहाँ पे Cu के साथ दिखाया गया था। ठीक है, लेकिन मॉडल सेट में ये चीज़ है, CaF2 का एक जगह रिएक्शन दिखाया गया H2SO4 के साथ, तो वहाँ से अगर आप लोग याद रखे होंगे तो आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो इसका चलिए हम लोग यहाँ पे जो है सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा तो सबसे पहले तो इसका 4 स्टेप में जो है आपका जो आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है वो चीज़ चलेगा। फर्स्ट स्टेप में आपका जो है प्रिपरेशन हो जाएगा SO2 का, जिसमें S + O2 जब मिक्स करेगा तो SO2 बना देगा, और यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से फिर से जो ये चीज़ यहाँ पे आया SO2 तो बन गया हमारा। अगले स्टेप में सेकेंड स्टेप में बात किया जाए तो इसमें जो होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है SO2 का, किस में, SO3 में ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो इसका जो सेकेंड स्टेप का कुछ इस तरीके से 2SO2 यहाँ पे गैसियस हो जाएगा प्लस O2 यहाँ पे गैसियस। इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते थे वो भी 2O5 करते थे, यहाँ पे हो जाएगा 2SO3 यहाँ पे गैसियस। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप में आपका था कि एब्जॉर्प्शन जो SO3 का है वो 90% H2SO के साथ और बनाता था, वहाँ पे ओलियम बनाता था। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेप था। थर्ड और फोर्थ बेसिकली एक ही थर्ड स्टेप में बेसिकली दो तरीके से हो सकता था। सबसे पहले जो है ओलियम का फॉर्मेशन, SO3 को जब H2SO4 जो कि 98% रहता था ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो है H2S2O7 बनाता है। ठीक है, फिर आपका जो है थर्ड स्टेप में जो आपका है, ठीक है, SO3 को जब 98% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो आपका SO3 है H2SO4 98% के साथ था, तब यहाँ पे जो है H2S2O7 बना था जिसको ओलियम कहते हैं, और उसी ओलियम का जो है डाइल्यूशन हुआ है H2O के साथ, तब जाके प्योर आपका H2SO4 बन जाता है, मतलब H2S2O7। ठीक है, इसका जो है H2O के साथ पूरा का पूरा होता है, तब जाके H2SO4 जाके बन जाता है। यही आपका प्रिपरेशन का पूरा स्टेप था। फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिपरेशन SO2 का हुआ था। दूसरा स्टेप में ऑक्सीडेशन करना है SO2 का SO3 में। फिर तीसरा स्टेप में एब्जॉर्प्शन कर देना SO3 का 98% H2SO4 के साथ ओलियम बनाएगा। फिर वहाँ से ओलियम का जो है डाइल्यूशन करेंगे, तब जाके जो है H2O के साथ वो जाके प्योर H2SO4 बन जाएगा, जो कि यही आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस का स्टेप था। अब आगे बोला है कि जो H2SO4 कंसंट्रेशन जो बना वो कार्बन के साथ और CF2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ जब H2SO4 रिएक्शन करेगा तो यह बनाता है SO2 और प्लस में बनाता है CO2 और प्लस में आपका बनाता है H2O। इसमें जो बैलेंस अगर करते हैं तो 2 यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे 2SO2 और कुछ इस तरीके से 2H2। अब देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बैलेंस है। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन हुआ। सेकेंड रिएक्शन जो है यहाँ पे CaF2 का किया जाता है, जो वही कंसनट्रेटेड है यहाँ पे H2SO4 के साथ। तब यहाँ पे रिएक्शन जो है बैलेंस के साथ ही लिख देते हैं 2HF प्लस CaSO4 होता है। अगर इस तरीके से आप लोग लिखे होंगे तो आपका सही है। ठीक है, तो ये था 16 नंबर क्वेश्चन। अब जो है 17 नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग बहुत ही लास्ट आ चुके हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिए इस बार। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगा इस चीज़ को करने में भी, तो आप लोग अच्छे तरीके से शेयर कीजिएगा तो सारा मेहनत मेरा रंग लाएगा, है ना।
तो फर्स्ट यहाँ पे ClF3, तो ClF3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा, F यहाँ पर, F यहाँ, F यहाँ, इसमें जो है 2 लोन पेयर आएगा, तो एक तो यहाँ पे आएगा और एक कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब इसको जो है कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन से हम लोग जो है कर सकते थे, ऐसे करके ऐसे, तो ये आपका बन जाता है ClF3 का। ठीक है, अब सेकेंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं H2S2O7 का। तो H2S2O7 का बनाएंगे तो सल्फर कुछ इस तरीके से O यहाँ पे O आ जाएगा, फिर यहाँ से S, यहाँ पे O, इधर से OH, इधर से डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और इधर से डबल बॉन्ड O। देख सकते हैं H2O 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये चीज़ होगी। थर्ड नंबर है HClO2। तो HClO2 कैसे बनाएंगे, H यहाँ पे, O यहाँ पे, Cl। कल मैंने नोट्स भी इस चीज़ का प्रोवाइड किया था जिसमें ये स्ट्रक्चर भी था। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, ये चीज़ होगी। फिर अगला है XeF6। तो XeF6 कैसे बनाएंगे भाई साहब, तो Xe सारा चीज़ पहले से भी हम लोग बना चुके हैं, F यहाँ पर और यहाँ पर F हो जाएगा, यहाँ पे F इधर, यहाँ पे F, यहाँ पे F। इसलिए मैंने बोला था डायरेक्टली आप लोग स्ट्रक्चर को याद रखिए, ठीक है, जिससे आप आसानी से जो है डायरेक्ट एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। कैसे बना नहीं बना उस चीज़ पर अगर आप लोग सीखने के लिए इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा, इसको यहाँ से मिलाना था, इसको यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका है XeO3। तो XeO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो Xe सबसे पहले Xe सेंट्रल मेटल को, यहाँ सेंट्रल जो एटम है उसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे O, यहाँ पर O, यहाँ पे O और यहाँ पे आपका लोन पे। इसको अच्छे से दे लीजिएगा आप लोग, तो यही आए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है 70 नंबर का बन जाता है। अगर ऐसे लिखे होंगे तो आपका 5 नंबर फिक्स है। आगे यहाँ पे है शॉर्ट नोट्स लिखना था, देख सकते हैं सारा का सारा मॉडल सेट से आया है, क्लेमेंसन कैनिजारो कार्बाइलेमिन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्लेमेंसन में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, उसका जो है जिंक अमलगम के साथ कॉन्क HCl के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो रिडक्शन के कारण वहाँ पे जो है CH2 ग्रुप का जो इंट्रोडक्शन होता है H2O का होता है। मतलब यह जो होता है कुछ इस तरीके से जो कार्बोनिल ग्रुप जो है यहाँ पे उसको जो है कुछ इस तरीके से रिएक्शन कराया गया है ZnHg के साथ और यहाँ पे कॉन्क HCl के साथ, तब जाके ये चीज़ बना है। ठीक है, यही आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। तो लैंग्वेज में सबसे पहले लिख देना था। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप जो एल्डिहाइड कीटोन है उसका जिंक अमलगम के साथ कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिडक्शन के परिणाम स्वरूप वहाँ पे क्या बनेगा, जो है CH2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा और यही हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा। अगला था कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड जिसके पास जो है कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे कि HCHO के बात की जाए तो इसमें कोई भी अल्फा यहाँ पे कार्बन ही नहीं तो हाइड्रोजन कहाँ से अवेलेबल हो। तो यहाँ पे कुछ जहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसको वहाँ पे जो है कॉन्क NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तब वहाँ पे जो है आपका जो है क्या बनाता है, साल्ट बना सकते हैं, बेसिकली बोल सकते हैं, वहाँ पे इथेनॉल बनाता है। तो HCHO का जब कॉन्क NaOH के साथ, ठीक है, कॉन्क NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर जो है कुछ इस तरीके से सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। ठीक है, ONA और यहाँ पे इथेनॉल बनाएगा और यही रिएक्शन को हम लोग जो है क्या कहते हैं, कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो लैंग्वेज के रूप में लिखना था। अगला यहाँ पे कार्बाइलेमिन रिएक्शन बोला है, जिसमें क्या होता है एमिन चैप्टर से ये चीज़ है जहाँ पे एनिलीन जो है वो रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, और वहाँ पे रिएक्शन जो होता है वहाँ पे जो है फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है और KCl3H2O बना देता है, वही हमारा जो है कार्बाइलेमिन रिएक्शन हो जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से सबसे पहले एनिलीन जो आपका है वो करता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ और यहाँ पे 3 एक्वस KOH आ जाएगा। ठीक है, 3 KOH सारा यहाँ पे आपको जो है बैलेंस्ड फॉर्म बता दे रहे हैं। फिर इसका जब आप लोग हीट करते लैंग्वेज के बाद इस चीज़ को अगर लिख लेते तो आपका आसानी से नंबर आ जाता। तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, ये आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, प्लस में 3 KCl और प्लस में आपका आ जाएगा 3H2O। ये आपका जो ओवरऑल
रिएक्शन। तो इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, कार्बालैमिन रिएक्शन। बस यही चीज़ यहाँ पे था, ठीक है। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन इस जो टर्म 2 का है, पूरा यहाँ पे हम लोग जैकबोर्ड 2022 का जो केमिस्ट्री है उसका देखें तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से इसे कर सकते थे। बोला है कि एन एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड जो है ए है और ट्रीट कर क्या है, ये चीज़ हमें अभी पता नहीं, लेकिन आपको गैस करना था। तो ये चीज़ आपका कहाँ से आता है, रिएक्शन आपका अगर रिएक्शन में कमांड है तो वहाँ से आप उसी को कर लेते हैं, ठीक है। ट्रीट करते हैं एक्वस अमोनिया के साथ NH3 के साथ और हीट करते हैं, तब बनाता है कंपाउंड बी। फिर कंपाउंड बी जो बनता है ए बना, इसको जब एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो बी बना, बी को हीट किए Br2 और KOH के साथ, तब एक सी कंपाउंड बनाया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे दे दिया गया C6H7N। और C6H7N को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एनिलीन, ठीक है। तो बैक से आप जो है इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। 6 कार्बन यहाँ पे N और यहाँ पे 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और इधर 2 7 हाइड्रोजन हो गया। तो वही चीज़ C6H7। तो वही बोला है कि स्ट्रक्चर और IPAC नेम लिखना था ABC का, ठीक है। स्ट्रक्चर लिखना था और IPAC नेम भी लिखना था, है ना। तो स्ट्रक्चर जो है ए का और बी सबसे पहले देखें तो यह जो रिएक्शन होता है जिसमें फर्स्ट जो है आपका ए जो है वो बेंजोइक एसिड होता है। तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर आपको कुछ ये आपको रिएक्शन याद रखे होंगे तभी आपका ये काम हो सकता है। तो बेंजोइक एसिड का हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो जाएगा, COOH, ये आपका ए नंबर हो जाएगा। जो आपका बेंजोइक एसिड उसी को जब एक्वस एमोनिया के साथ रिएक्शन करते थे तब जाके हमारा बेंजामाइड बनता था, ठीक है, बेंजामाइड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो इसका IPAC नेम वही आपका बेंजामाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे NH2 यही इसका स्ट्रक्चर है। तो ये B नंबर का स्ट्रक्चर हो गया। और C तो यहाँ पे आपका एनिलीन जो है दिया गया है जिसको हम लोग C6H7N कहते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, स्ट्रक्चर ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। इसका IPAC नेम एनिलीन का क्या हो जाएगा, तो यहीं पे जो C हमारा जो आपका एनिलीन बना है उसको फिनाइलएमीन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपको सॉल्व करना था। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से सारा चीज़ सॉल्व किए होंगे। इसको अपने अच्छे तरीके से पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जूनियर्स के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हो। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।